गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके लिए मैं अगेन एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, लाइक अपन टेक्निक पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अपन थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिग्मा फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में। तो अपन मल्टीपल टॉपिक पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी अपन थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, अपन प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, अपन टेक्निक भी पढ़ चुके हैं। आज मैं थोड़ा एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बच्चों है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म हम कवर करने वाले हैं हम। ठीक है। थोड़े टाइम अपन क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ही पढ़ेंगे। फिर कुछ टाइम बाद अगर लगा मुझे कि कुछ चेंज करना है तो अपन चेंज कर लेंगे। अभी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें मेटाबॉलिज्म में थोड़ी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता मेटाबॉलिज्म कैसे अपन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, लाइक अपन उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है वो अपन थोड़े बहुत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके कि हाँ मेटाबॉलिज्म इतना हार्ड नहीं है। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में बच्चा अपन क्या देखते हैं, लाइक टॉपिक क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर बच्चा आप क्या देखते हो, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप की रिएक्शन आप देखते हो। लाइक अगर अपन देखते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक आप देखते हो बच्चों एनाबॉलिज्म। दो टाइप की रिएक्शन आप पढ़ते हो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब बच्चों देखो, कैटाबॉलिज्म का नाम से ये पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल हो गया, एक लार्ज मॉलिक्यूल, लाइक अपन बोल सकते हैं C6H12O6 लार्ज मॉलिक्यूल है। इसका मुझे क्या करना है बच्चों, ब्रेक डाउन करना है। लाइक 6CO2 मैंने इसका ब्रेक डाउन किया, मैंने छोटे मॉलिक्यूल लाइक 6CO2 प्लस में 6H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तो ये क्या हो गया, अगर मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो ये तो रिएक्शन हो गई कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारी जो रिएक्शन आ रही है वो कौन सी रिएक्शन है, अपनी रेस्पिरेशन वाली। क्योंकि रेस्पिरेशन की क्या रिएक्शन होती है, C6H12O6 प्लस में 6O2, ये कन्वर्ट होगा 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी चाहिए होती है अपन को बच्चों, एनर्जी लाइक अपन को एज ए एटीपी प्लस में, या अपन बोल सकते हैं एटीपी या हीट तौर पे अपने निकलती है। ठीक है। तो ये अगर अपन कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, कैटाबॉलिज्म में हम पढ़ते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। एंड एनाबॉलिज्म के अंदर बच्चों अगर हम देखें तो एनाबॉलिज्म में अगर मैं थोड़ा उल्टा करूं, लाइक 6CO2 प्लस में 12H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करके जाऊंगा, इससे मैं क्या बना के जाऊंगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, लाइक वाटर का मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना के जा रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और ये रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। तो ये तो पहली बात तो आपको ये पता चल गया है कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का जो कैटाबॉलिज्म पार्ट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा उसका आप टुकड़े करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे एंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना के जाओगे। एंड एनाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि आपका जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो आपस में मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। लाइक अगर अपन देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के फूड फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन आप फोटोसिंथेसिस के पढ़ते हो वो एनाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में हमें पता है कि अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करके जाऊंगा, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू कर दूंगा, मैं रेस्पिरेशन कंटिन्यू कर दूंगा। तो रेस्पिरेशन के भी तीन पार्ट लाइक अपन देखते हैं ना कि आपके कौन कौन सा पार्ट हो गया, आपके ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल टी साइकिल हो गया, आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो ये आपका एक तरह से कैटाबॉलिज्म का पार्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये कैटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, आज यही पढ़ना है पूरा का पूरा। लाइक अगर अपन देख रहे हैं कि अगर अपन यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेशन, तो ये रिएक्शन हमारी C6H12O6 प्लस में 6O2 और क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये 6CO2 प्लस में 6H2 एनर्जी एज ए हीट फॉर्म में या एटीपी फॉर्म में निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी क्या हो गई, रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गई। आज हमें रेस्पिरेशन ही पढ़ना है, थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो रेस्पिरेशन में बच्चों अगर अपन देखें तो दो टाइप का आप देखोगे बच्चों, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक देखते हो बच्चों आप कौन सा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
दो टाइप के रेस्पिरेशन आप पढ़ते हो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक पढ़ते हो आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों इनमें डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनएरोबिक? नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट अगर अपन देखें बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरोबिक रेस्पिरेशन और साइड में लिख देता हूं बच्चों मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमें पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है बच्चों ऑक्सीजन क्या है एब्सेंट है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है यहाँ पे, हमें एक तो पढ़ना है क्या ग्लाइकोलाइसिस, क्या पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, साइटोसोल के अंदर देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी आप ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ोगे बच्चों, क्या पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, इसमें भी होगी। सेकंड स्टेप में आप यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या पढ़ोगे सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये आपके बच्चों कहाँ पे होती है, आपको कहाँ मिलेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलेगी बच्चों की आपको, ठीक है। तो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई। बट यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है सिट्रिक एसिड साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम एटीपी फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे हम एटीएस चलाएंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा कहाँ चलता है, हमारा रेस्पिरेशन का टाइम चलता है। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में जो फॉस्फोराइलेशन होता है, तो हम प्लांट की केस में पढ़ेंगे, वो हम जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड देन बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलूं या मैं बोलूं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बच्चों आप कहां पढ़ोगे, ये इनर मेम्ब्रेन में पढ़ोगे आप, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हम पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या पास में पढ़ोगे, ये तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे फर्मेंटेशन, क्या पढ़ोगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में भी आप दो टाइप के पढ़ोगे, एक पढ़ोगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बच्चों और एक पढ़ोगे अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दो टाइप के आपको फर्मेंटेशन पढ़ने हैं बच्चों आपको, ठीक है। तो ये आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन की कहानी है, ये आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी है। आप हमें ये पूरा का पूरा पढ़ना है, तब जाके कि हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के अलावा बहुत सारा है मेटाबॉलिज्म का पार्ट, लाइक अपन लिपिड मेटाबॉलिज्म है बच्चों, आपका न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आपका कवर करा चुका हूँ, आपके न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की एक पर्टिकुलर सीरीज है 10 लेक्चर की, वो आप अगर देखोगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर आपको क्या है, उसके 10 लेक्चर है विद एमसीक्यू, 80 या 90 करीब अप्रोक्स उसके एमसीक्यू है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के, उससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा सीएसआई के अंदर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआई लेवल के लिए, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सीएसआर अब क्या पूछने वाला है, ठीक है। मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं पढ़ाने वाला कि आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हर एक बच्चे की पढ़ी होती है, ग्लाइकोलाइसिस सबको पढ़ा हुआ है, पर ग्लाइकोलाइसिस में सीएसआर क्या पूछने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और क्या उसके इनिबिटर है, ग्लाइकोलाइसिस को जो इनिबिट करने वाले एंजाइम हैं, उसको इनिबिट करने वाले जो इनिबिटर्स है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम पूरी ग्लाइकोलाइसिस के साथ में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आप क्या पढ़ते हो रेस्पिरेशन, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एरोबिक दो टाइप का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में एरोबिक में आपको क्या पढ़ोगे, एरोबिक आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, एनारोबिक ऑक्सीजन अब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो कि आपकी साइटोसोल में प्रेजेंट होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल टीसीए में, और टीसी साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तो कंटिन्यू होगी, बट यहाँ पे क्या होता है फर्मेंटेशन भी होता है। यहाँ पे दो टाइप का फर्मेंटेशन आप पढ़ोगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखो एक और चीज है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ऑफ साइटोसोल, ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हमारे अंदर भी है, और ये बच्चों हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर भी है। तो बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल के अंदर ही है,
अगर बैक्टीरिया के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल भी देखूं तो वो भी साइटोसोल के अंदर ही मिलेगा। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बैक्टीरिया के अंदर कहाँ होगा बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। ठीक है, अगर अपन बैक्टीरिया के केस में देखें, बैक्टीरिया के केस में देखें बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैक्टीरिया के केस में अगर हम ग्लाइकोलाइसिस देखें बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में ही होगी, साइटोसोल में ही होगी। क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी साइटोसोल में ही देखने को मिलेगी। एंड बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपन नया टॉपिक देख लेते हैं। रेस्पिरेशन को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा था। रेस्पिरेशन में आपका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका क्रैब साइकिल होगा, क्रैब साइकिल के बाद आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ईच एंड एवरी टॉपिक को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आज हम देख लेते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बच्चों का अपन देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है बच्चों, ग्लूकोज से होती है। किससे होती है, ग्लूकोज से होती है। एंड ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन स्ट्रक्चर, क्या होता है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर ग्लूकोज देखें तो लाइक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बच्चों। ठीक है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5th नंबर, एंड देन यहाँ पे ये देखो बच्चों CH2OH, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बच्चों अपना। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का नाम है बच्चों हेक्सोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बच्चों ये एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पे एटीपी से क्या बनेगी, एडीपी, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, डाइवेलेंट आयन Mg2+ रिक्वायरमेंट है। हम किसी क्लास में ये भी पढ़ लेंगे कि बच्चों की Mg2+ रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एटीपी के स्टेबिलिटी के लिए मेनली हम क्या देखते हैं, एटीपी अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो हम Mg2+ आयन हम यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, किसी दिन हम वो भी पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये देख लो बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंड Mg2+। अब देखो बच्चों यहाँ पे हेक्सोकाइनेज भी हो सकता है, ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है। तो ग्लूकोकाइनेज कब होगा और हेक्सोकाइनेज कब होगा, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है बच्चों, अगर अपन यहाँ पे ये देखो, ये अपन ने क्या बनाई थी, ये अपन क्या देख रहे थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी अपनी। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है, ये देखो ये 6 नंबर कार्बन था बच्चों हमारा। तो यहाँ पे 6 नंबर कार्बन CH2OP लिख दूं तो यहाँ पे क्या ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर। यहाँ पे HOH नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को छोटा पड़ेगा ये बोर्ड। ठीक है, तो आपको शुगर की स्ट्रक्चर तो आपको इजिली समझ में आती है ये वाली तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CH2OP का मतलब है ये आपका क्या हो गया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर हो गए बच्चों। ये बच्चों जो शुगर है ना, ये बच्चों ये शुगर होती है पायरेनोज शुगर, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू, अब देखो बच्चों ये किस में कन्वर्ट होगा, ये विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, अब ये क्या है, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू, अब आइसोमरेज एंजाइम है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या देखें कि यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की जगह बच्चों में स्ट्रक्चर देखता हूं, लाइक ये देखो, तो यहाँ पे क्या है CH2OH, 1 नंबर 2 3 4 5 एंड देन देखो बच्चों यहाँ पे ये 6 CH2O&P, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज है, फ्रक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये देखो बच्चों यहाँ पे ये वाली रिएक्शन क्या है, अगर अपन देखें तो डुअल डायरेक्शन में चल सकती है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। ठीक है, ये एक यूनि डायरेक्शनल है।
ठीक है। अब देखो बच्चों, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम दैट इज ए कन्वर्टेड, एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, ATP is converted into ADP. Now that is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphate. अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आएगा, बस इतना सा चेंज आएगा कि आपकी ये देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2OP, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2OP। तो 1 and 6 बिसफॉस्फेट, मैंने कहा था ना 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6 देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब 1 पोजीशन पे एंड 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रखा है बच्चों। नाउ अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये अपन नॉर्मल देख रहे हैं, ये आपकी जो ये पायरेनोज शुगर थी, ये फ्यूरेनोज शुगर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। नाउ अब बच्चों हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन करना है। क्या फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम चाहिए होगा, एल्डोलेज। अब बच्चों एक और चीज है, जब भी एल्डोलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, जब भी एल्डोलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो जिंक आयन की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। एल्डोलेज एंजाइम है यहाँ पे एल्डोलेज, तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, Zn2+ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नाउ देखो ये बच्चों फ्रक्टोज से 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना रहे हैं तो गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब गिल्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर बच्चों क्या होता है, एक तो CHO ग्रुप होता है, क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या होगा, 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, CH है, और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, OH बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ CH2OP। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसको ऐसे बना देते हैं, लाइक CH। तो यहाँ पे देखो CHO ग्रुप हो गया बच्चों, यहाँ पे CHOH हो गया, CH2OP। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है ना बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। हम इसको ब्रेक करने वाले हैं, हम इसको यूं ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद हमने क्या करा, 3 कार्बन, यहाँ ये क्या है, एक तरह से ट्रायस शुगर है। अब तक जो हम बना रहे थे ये भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर थी, ये भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर थी, ये भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर थी। अब ये क्या हो गया, 3 कार्बन स्ट्रक्चर एक है, और किसमें टूटेगा, और ये बनाता है क्या बच्चों, ये बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या ब्रेक हो रहा है तो एक तो इसने गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लिया, और एक क्या बनाता है बच्चों, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यही लिख देता है, नीचे लिख देते हैं, क्या बनाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसने क्या करा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड था, इसने 3 कार्बन कंपाउंड में इसमें टूटा और 3 कार्बन कंपाउंड गया बना लिया, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया इसने, दो मॉलिक्यूल बना के गया। अब देखो यहाँ पे अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है तो एसीटोन फॉस्फेट अगर मेरे को एसीटोन बनाना है CH2OP एक यहाँ पे लिख दूंगा, एंड देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, कीटो ग्रुप, ये देखो C+O एंड CH2OH। तो ये आपका किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर कहां से आई है, ये यहाँ इसको तोड़ने से आई है, एंड विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम मैंने इसको किसमें ब्रेक करा है, मैंने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट किया है किसके अंदर, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये बोल रहा है कि मैं भी अगर इसी में कन्वर्ट हो जाऊं, किसके अंदर, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाऊं, तो यहाँ पे एंजाइम, ये 3 कार्बन शुगर है, 3 कार्बन शुगर है, तो मैंने यहाँ पे एंजाइम ले लिया ट्रायोज फॉस्फेट, क्योंकि मेरे को एक आइसोमेरेज एंजाइम चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम चाहिए, आइसोमेरेज
मरीज। अब क्या हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बच्चों क्या हुआ, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ मेरे पास अब कितने मॉलिक्यूल है, मेरे पास गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पे हमारी एटीपी क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट हो रही है, यहां से लेकर के यहां तक की जो फेज थी मेरी प्रीपरेटरी फेज थी। कौन सी फेज थी, प्रीपेरेटरी। इसको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, प्रीपेरेटरी फेज, मतलब यहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस की स्टार्टिंग करने वाले हैं और यहाँ पे हमारी क्या हुई है बच्चों, एनर्जी लगी है, यहाँ पे एनर्जी लगी है, इसलिए हमने इसको बोला क्या, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। क्या बोला है बच्चों उसको हमने, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसको मैंने क्या बोल दिया, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब बच्चों अगर हमने क्या देख लिया, प्रीपेरेटरी फेज के अंदर हमने देख लिया कि एनर्जी इन्वेस्ट हो गई, कितने एनर्जी लगी आपकी, एक एटीपी यहाँ लगी, एक एटीपी यहाँ लगी, 2 एटीपी का नुकसान हो गया, पर अब तक आपने एक भी एटीपी का नेट गेन नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी आपने इन्वेस्ट कर दी, अब हम इसके आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो एनर्जी जनरेशन फेज पढ़ेंगे। एनर्जी जनरेशन मतलब पे ऑफ, आपको दे दिया था मैंने, अब मेरे को वापस करो, मैंने मेरे एटीपी आगे खर्च किए थे ना, अब मेरे को दोबारा से पे ऑफ करो, तो पे ऑफ फेज पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रीपरेटरी फेज पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे पे ऑफ फेज या एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, वापस देख लो, ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या देख रहे थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate with the help of phosphofructokinase enzyme. Now fructose 1,6 bis phosphate is converted into Gibbs aldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate with the help of aldolase enzyme. Now dihydroxyacetone phosphate is again converted into Gibbs aldehyde 3 phosphate in the presence of triose phosphate isomerase enzyme. तो अब मेरे पास Gibbs aldehyde 3 phosphate कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी गेन फेज। तो एनर्जी कैसे गेन करेंगे बच्चों, या एनर्जी जनरेशन फेज हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए मेरे को ये साफ करना पड़ेगा, एक बार के लिए नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या आ गया, 2 मॉलिक्यूल आ गए, किसके 2 मॉलिक्यूल आ गए हैं, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बच्चों ये क्या होगा, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, सारी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है, सिवाय 1, 3 and 9 रिएक्शन आर, ये क्या है, 1, 3, 9 आर इरिवर्सिबल, ऑल आर रिवर्सिबल। मतलब कि हम अगर देखिए 1, 3, 9 जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो इरिवर्सिबल होगी, एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, एंड रिमेनिंग ऑल आर रिवर्सिबल, मतलब बाई डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अब देखो गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है नाउ, अब यहाँ पे गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, यहाँ पे क्या चाहिए होगा मुझे, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे जब भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रोल आता है बच्चों, वहां पे आप समझ जाना NAD का रोल है, तो 2 NAD प्लस चाहिए होंगे और एक मेरे को फॉस्फेट चाहिए, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। ठीक है, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2 NADH प्लस 2H प्लस, समझ में आ रहा है, 2 NAD प्लस एंड 2 कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 2 NADH प्लस में 2H प्लस। नाउ बच्चों अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज पढ़ने की है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि एक आपकी क्या होता है, एक पोटेंट इनहिबिटर है यहाँ पे आयोडो एसीटेट। कौन है, आयोडो एसीटेट इज ए पोटेंट इनहिबिटर, किसके लिए, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए। ये क्या करके जाएगा बच्चों, ये गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सेट के अंदर, क्योंकि 3 फॉस्फेट तो है यहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे तो फॉस्फेट है, अब मैंने 1 पोजीशन पे भी फॉस्फेट, यहाँ से फॉस्फेट लिया मैंने, 1,3 बिस
फॉस्फोगिल्सरेट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, आयोडो एसीटेट क्या करता है बच्चों, इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। गिल्स एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट। ठीक है, तो ये कैसे कैसे ब्लॉक होगा, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1,3 आपका गिल्स एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो वापस से 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट। अब ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काइनेज एंजाइम चाहिए होगा। काइनेज एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे फॉस्फोगिल्सरेट, यहाँ पे एंजाइम चाहिए होगा फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज। क्या चाहिए होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, इस सबस्ट्रेट के 1 नंबर की पोजीशन पे जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है उससे फॉस्फेट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एडीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, एंड 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोगिल्सरेट 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। कितने मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। अब बच्चों फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज एंजाइम चाहिए होगा। यहाँ पे क्या चाहिए होगा, म्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज बच्चों क्या करता है, जो आपके फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन चेंज करने का काम करता है। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा ये। तो ये क्या करके जाएगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब बच्चों एक बार अपन ये देखना ही भूल गए कि देखो फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज एंजाइम है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सबस्ट्रेट से क्या ले ली है, फॉस्फेट ग्रुप ले लिया और एडीपी को दे दिया। तो इन्होंने क्या कर लिया, ये कौन सी रिएक्शन चला दी, इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन चलाई है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब एसएलपी रिएक्शन चलाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आता है गेट के ऊपर, डीबीटी के ऊपर या आपके सीएसआई के ऊपर। उन्हें यही पूछ लेते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोगिल्सरेट विच, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बताओ कौन सा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज। ये क्या होती है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, एसएलपी रिएक्शन कंटिन्यू करता है। यहाँ पे 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोगिल्सरेट। बच्चों एक और चीज है, यहाँ पे क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम ये वाला नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा, रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ होगी, रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट ये होगा आपके कहां पर, एरिथ्रोसाइट के अंदर, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी को क्या होती है, एनर्जी कैसे मिलती है, आरबीसी में क्या ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी मिलेगी। तो वहां पे एक शंट चलता है। वहां पे शंट क्या होता है बच्चों कि 1,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट कन्वर्ट हो जाता है म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके अंदर, 2,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर। नाउ 2,3-बिस्फॉस्फोगिल्सरेट देन कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर, फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो जब रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारी कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एसएलपी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट के अंदर। ठीक है, इस पर लास्ट टाइम सीएसआई ने क्वेश्चन पूछा था रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे भी कवर करेंगे। नॉर्मल के बाद में मैं आपके रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट पढ़ूंगा, ग्लाइकोलाइसिस इन एरिथ्रोसाइट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2-फॉस्फोगिल्सरेट का फॉर्मेशन कर दिया हमने, 2-फॉस्फोगिल्सरेट। अब देखो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई थी। अब एंजाइम चाहिए होगा बच्चों, इनोलेज। अब कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, इनोलेज। अब क्या चाहिए बच्चों हमारे को, इनोलेज एंजाइम चाहिए। कौन सा चाहिए, इनोलेज एंजाइम चाहिए। अब इस इनोलेज एंजाइम को भी बच्चों ब्लॉक करने का काम किसका है, इसको भी ब्लॉक करता है हमारा फ्लोराइड। इस रिएक्शन को भी, इस एंजाइम को भी फ्लोराइड क्या करता है बच्चों, ये ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बट क्या होता है बच्चों आपके पढ़े भी नहीं होते, इसलिए आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें Mg2+ की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, Mg2+ की रिक्वायरमेंट है बच्चों। अब देखो Mg2+ भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे ले सकते हैं Mn2+। डाइवेलेंट आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अब 2-फॉस्फोगिल्सरेट विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, किसकी, फॉस्फोइनोल
पाइरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल बना दिया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के। नाउ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, अब देखो बच्चों मैंने कहा था 139 रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल है, वापस से बैक नहीं हो सकती। बाकी देखो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज, विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट kinase enzyme, with the help of pyruvate kinase enzyme that is converted into pyruvate, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे किसके, पाइरुवेट के, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपके पाइरुवेट के स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया है, पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना रहा है, तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ से सबस्ट्रेट से वापस से फॉस्फेट ग्रुप लिया और इन्होंने सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप लेके किसको दे दिया, यहाँ पे सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप लेके एडीपी को दिया और क्या बना लिया, 2 एटीपी फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। सबस्ट्रेट से क्या लेंगे बच्चों, सबस्ट्रेट से क्या ले रहे हैं, आपका फॉस्फेट ले रहे हैं एंड किसको दे रहे हैं, आपके एडीपी मॉलिक्यूल को दे रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे भी अगर अपन देखें, ये भी क्या होगा, एक तरह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको SLP रिएक्शन। अब यहाँ पे भी बच्चों पोटेशियम आयन एंड Mg2+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है, Mg2+ आयन एंड K+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कि आपकी जो SLP रिएक्शन है, एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक हम देखें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम देख रहे हैं, तो SLP रिएक्शन आपको कितने देखने पड़ रही है, 2 SLP रिएक्शन देखने को मिल रही है। एक तो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, एंड सेकंड वन इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। तो ये 2 आपको SLP रिएक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पे 2 SLP रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब देखो बच्चों ये अपना क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आयोडोएसिटेट व्हिच block Gills aldehyd 3-phosphate dehydrogenase enzyme, and second one is इनोलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन में काम आएगा, ठीक है। इनोलेज एंजाइम 2-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड, ठीक है। एंड गिल्स aldehyd 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate with the help of Gills aldehyd 3-phosphate enzyme, and that enzyme is inhibited by iodoacetate, that is a potent inhibitor of that enzyme, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी ग्लाइकोलाइसिस है, इनके इनहिबिटर बच्चों 4 नंबर के पूछे गए हैं। ये आयोडोएसिटेट एंड फ्लोराइड है बच्चों, ये 4 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा गया हुआ है, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 साल के पेपर, बीच के पेपर को आप रिवाइज कर लो, मैच द फॉलोइंग के अंदर इनके आंसर आ चुके, इनके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब ग्लाइकोलाइसिस, सीधे ग्लाइकोलाइसिस नहीं आ रहा, SLP के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं। डेफिनेटली DBT गेट आपके इसके क्वेश्चन ले लेगा, ICMR ICR इसके क्वेश्चन ले लेगा, बट CSI थोड़ा एडवांस हो गया है। CSI क्या पूछने वाला है, CSI ड्रग के ऊपर आ गया है, वो मैच द फॉलोइंग के अंदर 4 नंबर का डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ आयोडोएसिटेट का काम क्या है। हाँ, वो CSR 2 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेटली क्या पूछ लेता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में SLP रिएक्शन पूछ लेता है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, डाइवेलेंट आयन इज रिक्वायर्ड, और ATP क्या हो गई है, हमारी इन्वेस्ट हो गई है, क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पढ़े थे, प्रीपरेटिव फेज पढ़े थे। देन हमने देखा था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम एंड आइसोमरेज एंजाइम। एंड देन हमने देखा था फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोस्फ्रक्टेज काइनेज एंजाइम, ठीक है। देन फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएंगे ये, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है, ये क्या है, ये 6 कार्बन कंपाउंड थे। गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट, या हम देख रहे हैं क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड है, ट्रायोज फॉस्फेट है ये, ठीक है। तो ये जब ब्रेक हो रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। नाउ गिल्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। नाउ हमारे पास कितने कंपाउंड है गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट के, हमारे पास 2 कंपाउंड है गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट के। ये सारे के सारे बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड है, देखो यहाँ पे भी मैंने 3 कार्बन कंपाउंड ही बनाए हैं। तो नाउ गिल्स aldehyd 3-फॉस्फेट
is converted into 1,3-bisphosphoglycerate with the help of glycerate 3-phosphate dehydrogenase and that reaction is inhibited by iodoacetate. ओके नाउ यहाँ पे क्या है, देखो दो फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पे क्या है NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH एंड देन 1,3-bisphosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ phosphoglycerate काइनेज एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप लेकर ADP को दिया जाएगा एंड ATP फॉर्मेशन किया जाएगा। नाउ 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप की और कुछ नहीं है, ठीक है। 2-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू phosphoenol pyruvate with the help of phenolase enzyme and that reaction is inhibited by fluoride, ठीक है। एंड देन phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate that is converted phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate with the help of pyruvate kinase enzyme, ठीक है। एंड that is a substrate level phosphorylation reaction, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप लेकर ADP को दिया जा रहा है, ATP फॉर्म की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर टोटल ATP की बात की जाए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो हमने यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, तो मैंने एक ATP खर्च कर दी थी। मैंने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया था, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बनाया था, तो एक ATP यहां खर्च कर देती। तो 2 ATP का तो मेरे को -2 ATP में क्या कर दूं कि मेरे को नुकसान हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो गेन कितना हुआ है, 2 NADH का गेन हुआ है, 2 NADH का गेन हुआ है। 2 NADH का मतलब है कि 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, 2.5 ATP। तो 2 NADH इज इक्वल टू 2 NADH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू में 2 कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 5 ATP हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 NADH से हमें कितने ATP मिले, 5 ATP यहाँ मिले। सेकंड हमने देखा कौन सी रिएक्शन थी, गैल्सियल्डेहाइड 3-phosphate से हमने क्या बनाया था, 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है। 1,3-bisphosphoglycerate से मैंने 3-phosphoglycerate बनाया था, तो 2 ATP मुझे यहाँ मिल गए थे। एंड phosphoenol pyruvate से पायरुवेट बनाया था, तो 2 ATP बच्चों मुझे यहाँ मिल गए हैं। तो टोटल कितने ATP है, 9 ATP मेरे को नेट गेन हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कौन सी फेज देखी है, अब मेरी एनर्जी जनरेशन फेज थी, पे ऑफ फेज थी, बट अब टोटल अगर मैं देखो टोटल एटीपी कितने मिले मुझे, 9 एटीपी मिले मुझे। पर नेट गेन देखिए, नेट गेन अगर क्वेश्चन आता है हमेशा नेट गेन, क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाएगा बच्चों, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा नेट गेन कितने हुए हैं। तो नेट गेन अगर हम देखें तो 9 तो मुझे मिले थे, पर 2 मेरे खर्च भी तो हुए थे, तो टोटल 7 एटीपी मुझे गेन हो गए। किससे, टोटल 7 एटीपी गेन हो गए मुझे, किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। अब देखो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, इस पायरुवेट को मैं क्या करके जाऊंगा, इस पायरुवेट को मैं भेजूंगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड देन मैं एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करूंगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्रैब साइकिल नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बस हम पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 एंजाइम हैं, उसके अंदर हमें 4 विटामिन पढ़नी है, 5 कोफैक्टर पढ़ने हैं, ईच एंड एवरी एंजाइम का फंक्शन पढ़ना है, तब जाके हम क्रैब साइकिल में एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हमारा कौन सा लेक्चर होगा, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल के बीच में जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। ग्लाइकोलाइसिस बच्चों डेफिनेटली बहुत ही इजी टॉपिक है, हर एक को आता होगा, ये बीएससी के लिए भी है, ये 12th के लिए भी होती है, ये हर एक में है, ठीक है। बट चेंजेस क्या है, देखो बच्चों बीएससी या एमएससी या आपके 12th में आपको इनहिबिटर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, अपन इनहिबिटर्स भी ध्यान से देखेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप को कौन ब्लॉक करके जा रहा है, कैसे ब्लॉक कर रहा है, वो हम देखेंगे। इसी से मैं बाद में ये भी बता दूंगा कि कौन आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट आ जाता है कि अगर अपन देखें कि फॉर एग्जांपल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए सक्सिनेट भी बाइंडिंग करेगा एंड फ्यूमेट बनाएगा, एंड एक होता है मेलोनेट, मेलोनेट बोल रहा है मैं भी बाइंड करूंगा, तो मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो वो बाइंड करेगा, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेलोनेट है एंड देन सक्सिनेट है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो बताओ कौन सा कर्व आएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कर्व आपको याद है, तो आप इजीली आप उसको लिख सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए वो ड्रग ने क्या किया था, वो ड्रग ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किया था। तो अगर पता नहीं होगा तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन हाथ से निकाल दोगे। तो ईच एंड एवरी स्टेप हम देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे, जहां मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ी मैं डायग्राम में बनाऊंगा,
ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गई है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी आपको डाउट ना रहा हो, फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सब आपका ही ग्रुप है, ये पूरा बच्चा आपका ही चैनल है। ठीक है, क्योंकि मैं ये सारा का सारा किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स है, जैसे भी डाउट है आपको पूछना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल ही जाएंगे कि आप कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आपका इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, तो मैं सारे आपको उसमें लिंक में डाल दूंगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। ठीक है, आप अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय करना, एंड अच्छे से आपको क्या करना, पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट आए देन आप बिना कोई टेंशन के आपको वो डाउट पूछने हैं, एंड देन हैप्पी दिवाली, अपना अच्छे से फेस्टिवल मनाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर।